पहले हम लोगों ने कन्वेंशनल फ्लोरोस्कोपी पढ़ा था, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस डिजिटल फ्लोरोस्कोपी। इसके अंदर भी सारे टॉपिक्स ही तकरीबन आपके सिलेबस में शामिल हैं, ठीक है। और इसके अंदर हम क्या देखेंगे, डिजिटल फ्लोरोस्कोपी के पार्ट्स क्या होते हैं, ठीक हो गया। पिक्सल साइज क्या होता है, हम देखेंगे कि चार्ज कपल डिवाइस क्या है इंस्टेड ऑफ। अच्छा, कन्वेंशनल फ्लोरोस्कोपी में आप लोगों ने देखा था कि वहाँ पे यूज होता था टीवी कैमरा ट्यूब, ठीक है। बट यहाँ पे आपके पास क्या यूज होता है, चार्ज कपल डिवाइस। ये आगे चल के देखेंगे। इसके अलावा हम लोगों ने इसके यहाँ पे आपके पास फ्लैट पैनल इमेज रिसेप्टर्स भी यूज होते हैं। वहां पर आपके पास क्या यूज होते थे, कैथोड रे ट्यूब भी यूज होती थी, ठीक हो गया। तो ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। आउटलाइन आपके पास क्या है इसको भी देख लेते हैं। वहां पे आपके पास इमेज रिसेप्टर की अगर बात की जाए तो कन्वेंशनल फ्लोरोस्कोपी के अंदर आपके पास इमेज रिसेप्टर कौन कौन से थे, वहां पे आपके पास था इमेज इंटेंसिफायर ट्यूब, राइट। लेकिन यहाँ पर हमारे पास इमेज रिसेप्टर कौन से हैं, या तो चार्ज कपल डिवाइसेस होंगे या फिर फ्लैट पैनल इमेज रिसेप्टर होगा। इमेज डिस्प्ले वहां पर भी मॉनिटर पर ही होती थी, यहाँ पर भी मॉनिटर पर ही होगी। लेकिन यहाँ पर दो सिस्टम्स हैं, एक आपके पास वीडियो सिस्टम है और दूसरा हमारे पास फ्लैट पैनल इमेज डिस्प्ले है। एंड देन वी विल डिस्कस डिजिटल सब्ट्रैक्शन एंजियोग्राफी। हम देखेंगे किस तरह से इसके अंदर इमेज बनती है, रोड मैपिंग क्या है, एंड पेशेंट रेडिएशन डोज डिजिटल सब्ट्रैक्शन एंजियोग्राफी के अंदर कितना होता है, ठीक है। सो इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। क्या कहते हैं कि कन्वेंशनल फ्लोरोस्कोपी प्रोड्यूसेस अ शेडोग्राफ टाइप इमेज। शेडोग्राफ टाइप इमेज जो है वो कन्वेंशनल फ्लोरोस्कोपी के अंदर बनती थी। नाउ व्हाट इज मेंट बाय शेडोग्राफ इमेज। शेडोग्राफ कहते हैं एक्सरेज को यूज करके इमेज बनाना। जिस तरह आपके पास ये जो रेडियोग्राफ्स होते हैं ना, जो आप रेडियोलॉजिस्ट के पास लेकर जाते हो उसको पैथोलॉजी चेक करवाने के लिए, जो आपको एक फिल्म दी जाती है, तो उसके ऊपर जो इमेज होती है दैट इज बेसिकली शेडोग्राफ टाइप इमेज, ठीक हो गया। और ये कैसे बनती है, हमारे पास ट्रांसमिटेड एक्सरे बीम आता है, यानी कि वो एक्सरे बीम जो पेशेंट की बॉडी से गुजरा है, ठीक है, वो आपके पास कहाँ पर जाएगा, इमेज इंटेंसिफायर ट्यूब पर जाएगा। एंड देन इमेज इंटेंसिफायर ट्यूब उसको लाइट में कन्वर्ट करेगी, वो लाइट फिल्म के ऊपर जाकर पड़ेगी। और ये सारा कुछ हमने देखा था स्क्रीन फिल्म रेडियोग्राफी में कि किस तरह से आपके पास फिल्म के ऊपर एक लेटेंट इमेज क्रिएट होती है। एंड देन हम उस लेटेंट इमेज की प्रोसेसिंग करवाते हैं और वो लेटेंट इमेज हमें विजिबल इमेज में मिल जाती है। सो वो जो इमेज होती है दैट इज शेडोग्राफ टाइप इमेज, ठीक है। सो कन्वेंशनल फ्लोरोस्कोपी में हमारे पास क्या होती है, शेडोग्राफ टाइप इमेज होती है। कन्वेंशनल फ्लोरोस्कोपी में हमारे पास जो रिसेप्टर यूज होता था वो हमारे पास होता था इमेज इंटेंसिफायर ट्यूब, ठीक है। एंड इमेज इंटेंसिफायर ट्यूब का फंक्शन क्या हमने पढ़ा था कि ये आने वाली एक्सरेज को कन्वर्ट करती थी इमेज के अंदर और उस इमेज की इंटेंसिटी को बढ़ाती थी, ठीक हो गया। These tubes usually are coupled electronically to a television monitor। फिर इन्हीं ट्यूब्स को हम लोगों ने टेलीविजन मॉनिटर के साथ जोड़ा था, किस तरह से, फाइबर ऑप्टिक्स के थ्रू या फिर कपल्ड लेंसेज के थ्रू, ठीक हो गया। आगे चल के हम नीचे डायग्राम में देखते हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं कन्वेंशनल फ्लोरोस्कोपी के। अब डिजिटल फ्लोरोस्कोपी क्यों आई, ठीक है। अब कन्वेंशनल फ्लोरोस्कोपी के बारे में आप लोगों ने 3-4 पॉइंट्स याद रखने हैं। कौन कौन से, इसके अंदर जो इमेज बनती है वो हमारे पास होती है शेडोग्राफ टाइप इमेज। कन्वेंशनल फ्लोरोस्कोपी के अंदर पेशेंट को डोज ज्यादा मिलता है। इमेज रिसेप्टर जो कन्वेंशनल फ्लोरोस्कोपी के अंदर यूज होते थे वो हमारे पास होते थे इमेज इंटेंसिफायर ट्यूब्स, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास कन्वेंशनल फ्लोरोस्कोपी के अंदर सिंगल टेलीविजन मॉनिटर होता था, एक ही मॉनिटर होता था जिसके ऊपर आप लोग वो वीडियोस वगैरह या फिर जो आपके पास रियल टाइम इमेजिंग होती थी वो आप लोग देख सकते थे, ठीक है। अब डिजिटल फ्लोरोस्कोपी में हमारे पास क्या डिफरेंसेस हैं ये देखो। डिजिटल फ्लोरोस्कोपी इज अ डिजिटल एक्सरे इमेजिंग सिस्टम। वहां पे क्या था, शेडोग्राफ इमेज थी। यहाँ पर आपके पास जो इमेज होगी वो डिजिट्स की फॉर्म में होगी, डिजिटल इमेज होगी, ठीक हो गया। यानी कि ये इमेज को कन्वर्ट करता है 01001 इस तरह की फॉर्म में, ठीक हो गया। दैट प्रोड्यूसेस डायनेमिक इमेजेस, ठीक है, इसमें भी आपके पास डायनेमिक इमेजेस होती हैं। ऑब्टेन्ड विद एन एरिया बीम, एक्सरे एरिया बीम, ठीक है। अब एक्सरे एरिया बीम क्या होता है, आपने पढ़ा था दो चीजें हमारे पास दो तरह के बीम्स होते हैं, एक हमारे पास होता है कोलिमेटेड बीम और एक हमारे पास होता है एरिया बीम। कोलिमेटेड बीम हमारे पास कौन सा होता है, वो बीम जो कि एक स्पेसिफिक जगह या फिर आप कह लो कि एक्सरेज को कम जगह पर रखने के लिए यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोगों ने कोलिमेटेड बीम यूज किया है तो वो सिर्फ और सिर्फ इस एरिया को एक्सपोज करेगा, ठीक है। जबकि जो एरिया बीम होता है, एरिया लार्जर एरियाज, ये एक्सरेज को एक्सपोज करेगा लार्जर एरियाज तक, ठीक हो गया। सो एरिया बीम जो है वो आपके पास स्कैटरिंग इसमें ज्यादा होती है। सो ये यहाँ तक आपके पास किसी भी टारगेट को एक्सपोज करेगा, यानी कि टारगेट का बड़ा एरिया एक्सपोज करेगा एरिया बीम। जबकि कोलिमेटेड बीम
नैरो बीम होता है, ठीक है, ये बहुत कम जगह पर जाकर एक्सपोज करता है। कन्वेंशनल फ्लोरोस्कोपी और डिजिटल फ्लोरोस्कोपी के दरमियान डिफरेंस क्या है? नेचर ऑफ इमेज पहले पढ़ा हमने, एक के अंदर शेडोग्राफ टाइप इमेज बन रही है, दूसरे के अंदर डिजिटल इमेज बन रही है, ठीक है। एंड द मैनर इन विच इट इज डिजिटाइज्ड, और मैनर का भी डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर हमारे पास सिंगल कंप्यूटर यूज हो रहा था, जबकि यहाँ पर हमारे पास डिजिटल फ्लोरोस्कोपी में 2 मॉनिटर्स यूज होते हैं, ठीक हो गया, या फिर हम कह सकते हैं मल्टीपल मॉनिटर्स यूज होते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है? This paragraph is not important. The early approach was to use fluoroscopic equipment while placing a computer between the television camera tube and the television monitor. यानी कि पहले क्या होता था कि इमेज इंटेंसिफायर ट्यूब थी ना, अब उस इमेज इंटेंसिफायर ट्यूब के साथ लगाया जाता था टेलीविजन कैमरा ट्यूब को, ठीक है। और फिर टेलीविजन कैमरा ट्यूब क्या करता था? इसका काम था वीडियो सिग्नल देना आपको, ठीक हो गया, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल देना। अब वो जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल था वो फिर आपके पास टीवी मॉनिटर पर जाता था और डिस्प्ले हो जाता था। और जो हमारे पास टेलीविजन कैमरा ट्यूब और जो टेलीविजन मॉनिटर था, इनके दरमियान रखा जाता था कंप्यूटर को, ठीक हो गया। जो वीडियो सिग्नल था, अब वीडियो सिग्नल कौन बनाता था? टेलीविजन कैमरा ट्यूब बनाती थी। फिर वो वीडियो सिग्नल पहले कंप्यूटर के पास जाता था, कंप्यूटर उसको क्या करता था? कंप्यूटर के अंदर आप लोग उसको KVP में उसकी ब्राइटनेस वगैरह ठीक कर सकते थे, एंड देन वो फिर आपके पास टेलीविजन मॉनिटर पर जाता था डिस्प्ले होने के लिए इन अ फॉर्म रेडी फॉर व्यूइंग, यानी कि रेडी फॉर्म में वो बाद में मॉनिटर तक जाता था। सो इस पूरे पैराग्राफ में यही कहते हैं कि आपके पास जो कन्वेंशनल फ्लोरोस्कोपी होती थी उसमें क्या होता था? टेलीविजन कैमरा ट्यूब होती थी, ठीक है। अब वो टेलीविजन कैमरा ट्यूब का काम क्या था? आने वाली जो आपके पास विजिबल लाइट थी, उस लाइट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करना, ठीक हो गया। जब वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करती थी तो वो सिग्नल पहले जाते थे कंप्यूटर के पास, ठीक है। फिर कंप्यूटर के अंदर आप देखते थे कि इमेज अच्छी बन रही है या नहीं। अच्छी से मुराद क्या है? इसका कंट्रास्ट अच्छा है, इसकी ब्राइटनेस अच्छी है, प्रॉपर विजिबल है ये। अगर उसके अंदर कोई इल्यूमिनेशन का मसला है, ब्राइटनेस इतनी अच्छी नहीं है, तो आप क्या करोगे? उस इमेज की ब्राइटनेस को एनहांस करोगे, इल्यूमिनेशन लेवल्स को एनहांस करोगे। किस तरह से? आप MA को इंक्रीज कर सकते हो, आप KVP को इंक्रीज कर सकते हो। तो उस कंप्यूटर के ऊपर आप मैनिपुलेशन करते थे उसमें, एंड देन जब वो इमेज जो है वो ठीक हो जाती थी तो फिर वो आपके पास मॉनिटर के ऊपर जाकर डिस्प्ले हो जाती थी, ठीक है। तो ये कन्वेंशनल फ्लोरोस्कोपी के अंदर होता था। एडवांटेज ऑफ डिजिटल फ्लोरोस्कोपी ओवर कन्वेंशनल फ्लोरोस्कोपी इंक्लूड द स्पीड ऑफ इमेज एक्विजिशन, यानी कि आपके पास डिजिटल फ्लोरोस्कोपी के अंदर एक तो इमेज जल्दी बन जाती है, ठीक हो गया, एंड पोस्ट प्रोसेसिंग टू एनहांस इमेज कंट्रास्ट। और डिजिटल फ्लोरोस्कोपी के अंदर आपके पास पोस्ट प्रोसेसिंग भी होती है। पोस्ट प्रोसेसिंग से क्या मुराद है कि अगर आपके पास इमेज आ गई और आप चाहते हो कि इस इमेज की इल्यूमिनेशन ज़रा ज़्यादा हो, ज़्यादा क्लियर इमेज हो, तो आप उसका KVP, MA, उसकी ब्राइटनेस, ये सब कुछ कंट्रोल कर सकते हो बाद में भी, यानी कि पिक्चर बनने के बाद भी आप इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हो। तो डिजिटल फ्लोरोस्कोपी का ज़्यादा फ़ायदा इसीलिए था कि इसके ऊपर आप पोस्ट प्रोसेसिंग कर सकते हो, ठीक हो गया, जबकि कन्वेंशनल फ्लोरोस्कोपी के अंदर पोस्ट प्रोसेसिंग नहीं थी। The initial investigators of digital fluoroscopy demonstrated that nearly instantaneous high contrast subtracted images could be obtained after intravenous injection of contrast media. अब डिजिटल फ्लोरोस्कोपी के अंदर क्या होता था कि हम कंट्रास्ट मीडिया देते हैं, ठीक हो गया। जब कंट्रास्ट मीडिया दोगे तो कंट्रास्ट मीडिया हम IV दे रहे हैं तो वो वेसल्स क्या हो जाएंगे? वो एनहांस हो जाएंगे, ठीक है। तो एक इमेज आप लोग लेते हो कंट्रास्ट देने के फौरन बाद, यानी कि वो कंट्रास्ट अभी पूरी तरह वेसल में नहीं गया होता, तो आप लोग उसके फौरन बाद 4 to 5 सेकंड्स के बाद आप इमेज ले लेते हो, ठीक हो गया। और एक आप लोग से ही जब कंट्रास्ट पूरी वेसल्स के अंदर चला जाता है तब इमेज लेते हो। अब एक तरफ आपके पास वो वेसल्स हैं जिनके अंदर अभी कंट्रास्ट नहीं था, दूसरी इमेज आपके पास वो है जिसके अंदर फुली कंट्रास्ट है, ठीक है। और कंट्रास्ट आपको पता है, कंट्रास्ट में बेसिकली क्या होता है? कंट्रास्ट आयोडीनेटेड कंट्रास्ट होते हैं, और आयोडीन का काम क्या है? ये एक्सरेज को एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो चीज़ एक्सरे को एब्जॉर्ब करती है, अपने अंदर से पास नहीं होने देती है, तो वो आपको ब्राइट नजर आती है। तो ये सारी की सारी एक्सरेज को एब्जॉर्ब करेगा, एज अ रिजल्ट आपको वेसल्स एनहांस नजर आएंगी, ज्यादा ब्राइट नजर आएंगी, ठीक हो गया। फिर आप क्या करते हो? जो सेकंड वाली इमेज आप लोगों ने ली थी कंट्रास्ट वाली, उसमें से पहले वाली इमेज को माइनस करते हो, तो आपके पास जो भी बोन्स थी, मसल्स थी, बैकग्राउंड जितना भी एरिया था वो आपके पास खत्म हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ आपको वेसल्स नजर आएंगी, ठीक होगा। तो दिस इज सब्ट्रैक्टेड इमेज। सब्ट्रैक्टेड इमेज किसे कहते हैं? यानी कि आपने एक कंट्रास्ट वाली इमेज के अंदर से जो बगैर कंट्रास्ट वाली इमेज थी उसको माइनस कर दिया,
तो वो स्ट्रक्चर्स जो कंट्रास्ट वाली जो सेम स्ट्रक्चर्स दोनों के अंदर होंगे वो माइनस हो जाएंगे, जो डिफरेंस होगा वो बच जाएगा। तो डिफरेंस क्या था, एक में कंट्रास्ट था, एक में कंट्रास्ट नहीं था। तो जिसमें नहीं था वो आपके पास वेसल्स आपको ब्राइट सिर्फ और सिर्फ वही नजर आएंगी। ठीक हो गया। Although the IV route is still widely used, intra-arterial injections are also used with digital fluoroscopy, यानी कि जरूरी नहीं है कि आप IV दो, intra-arterial भी यूज होते हैं। A 1024 image matrix sometimes is described as a 1000 line system। ठीक है, 1000 line system के अंदर आपके पास क्या होता है, 1024 image matrix होता है। आप लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा मैट्रिक्स क्या होता है, रोज और कॉलम्स। ठीक है, 1024 का क्या मतलब है कि 1024 ही आपके पास रोज हैं एंड 1024 ही आपके पास कॉलम्स हैं, और ये मिलके आपके पास बनाते हैं एक इमेज मैट्रिक्स। ठीक है, तो 1024 ही रोज हैं, 1024 ही कॉलम्स हैं, तो इसको हम कहते हैं 1000 लाइन सिस्टम। ठीक हो गया। डिजिटल फ्लोरोस्कोपी के अंदर क्या होता है, स्पेशियल रेजोल्यूशन इज डिटरमिन्ड बोथ बाय द इमेज मैट्रिक्स एंड बाय द साइज ऑफ इमेज इंटेंसिफायर ट्यूब। ठीक है, तो रिसेप्टर का साइज कितना है वो आपके पास डिपेंड करता है, और दूसरा आपके पास डिपेंड करता है इमेज का मैट्रिक्स। ठीक हो गया। इस चीज पे डिपेंड करती है स्पेशियल रेजोल्यूशन। अब स्पेशियल रेजोल्यूशन क्या होती है, यानी कि आप कितनी छोटी सी छोटी चीज को कैप्चर कर सकते हो, दैट इज स्पेशियल रेजोल्यूशन। ठीक है, तो वो डिपेंड करती है इमेज के मैट्रिक्स के ऊपर और डिपेंड करती है इमेज इंटेंसिफायर के साइज के ऊपर। ठीक है, सो यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्पेशियल रेजोल्यूशन इज लिमिटेड बाय पिक्सल साइज। याद रखना है, स्पेशियल रेजोल्यूशन डिपेंड कर रही है पिक्सल साइज के ऊपर। ठीक है, यानी कि अब पिक्सेल्स क्या होते हैं, दे आर, आप कह लो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ द इमेज, स्मॉलेस्ट एलिमेंट्स ऑफ द इमेज। ठीक है, आपके पास एक इमेज है ना, दिस इज इमेज, सो इसके अंदर जो छोटे छोटे इसके पार्टिकल्स हैं या एलिमेंट्स हैं दैट आर कॉल्ड पिक्सेल्स। ठीक है, अब पिक्सेल्स का साइज जितना बड़ा होगा उतनी इमेज आपके पास क्या होगी, खराब होगी, ब्लर होगी। पिक्सेल्स का साइज जितना कम होगा उतनी इमेज आपके पास अच्छी आएगी। इसकी मिसाल इस तरह है कि फॉर एग्जांपल आप एक नॉर्मल कैमरा से पिक्चर कैप्चर करते हो। ठीक है, अब उस पिक्चर को आप लोग जूम करो, जब जूम करोगे तो अगर आपको पिक्चर के अंदर आपके पास इस तरह से जब जूम करने पर आपके पास एक रफनेस सा एक ग्रेनी लाइक स्ट्रक्चर नजर आता है, आपको ये ग्रेन्स नजर आते हैं और ये ग्रेन्स बड़े हैं, तो वो इमेज आपकी अच्छी नहीं है। ठीक है, उसको आप ज्यादा जूम नहीं कर सकते हो। लेकिन एक इमेज आप लोगों ने वो ली है जिसको आप लोग जूम कर रहे हो और उसके अंदर ग्रेनीनेस है लेकिन छोटे छोटे ग्रेन्स हैं। ठीक है, सो ये कदरे बेहतर है उससे। ठीक है, तो आईफोन का बेसिकली कैमरा क्यों अच्छा होता है, आईफोन के अंदर पिक्सेल्स बहुत ज्यादा होते हैं, देयर आर मिलियन बिलियंस ऑफ पिक्सेल्स प्रेजेंट इन आईफोन। ठीक है, दैट्स व्हाई उसकी पिक्चर इतनी अच्छी होती है। जितने ज्यादा पिक्सेल्स होंगे उतनी अच्छी इमेज। ठीक हो गया। और जितने स्मॉल साइज के, आप खुद सोचो ना, अगर आपके पास पिक्सल ज्यादा हैं तो इसका मतलब उनका साइज छोटा है। ठीक है, अगर पिक्सेल्स बड़े होते तो फिर वो तादाद में कम होते। ठीक है, तो जितने आपके पास पिक्सेल्स ज्यादा होंगे उतनी इमेज अच्छी, जितना पिक्सल साइज कम उतनी इमेज अच्छी, पिक्सल साइज ज्यादा तो ग्रेनीनेस ज्यादा। ठीक है, यानी कि इमेज ब्लर आएगी। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि डिजिटल फ्लोरोस्कोपी के अंदर पिक्सल साइज किस चीज पे डिपेंड करता है, इमेज इंटेंसिफायर के साइज पे और मैट्रिक्स पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, ये बात भी याद रखनी है कि देखो जितना फॉर एग्जांपल 1024 रोज हैं, 1024 कॉलम्स हैं, तो आप खुद सोचो यहाँ पर फॉर एग्जांपल ऊपर मैंने इमेज बनाई थी, तो यहाँ पर ये देखो ये पिक्सेल्स बन रहे हैं, जितनी रोज उतने कॉलम्स, आप देखो पिक्सेल्स, तो ये पिक्सेल ज्यादा बन रहे हैं। इसके मुकाबले में अगर मैं बोलूँ 525 लाइन सिस्टम है, तो इसका मतलब है 525 आपके पास रोज हैं एंड 525 हमारे पास कॉलम्स हैं, तो इसके अंदर पिक्सेल्स कम है जबकि इसके अंदर पिक्सेल ज्यादा है, तो ज्यादा इमेज किसकी अच्छी आएगी, 1024 लाइन सिस्टम वाले की। ठीक हो गया। और हमें ये भी पता है कि जिसका मैट्रिक्स ज्यादा होता है, ठीक है, तो उसके अंदर पिक्सल साइज क्या होते हैं, कम होते हैं। ठीक हो गया। नीचे आपके पास एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द पिक्सल साइज ऑफ अ 1000 लाइन डिजिटल फ्लोरोस्कोप सिस्टम ऑपरेटिंग इन अ 12 सेंटीमीटर मोड। अब 12 सेंटीमीटर मोड का क्या मतलब है, हमने आई गेस जब स्क्रीन फिल्म रेडियोग्राफी पढ़ा था तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था मल्टी फील्ड इमेज इंटेंसिफायर ट्यूब्स। ठीक है, अब मल्टी फील्ड का क्या मतलब होता है कि आप उसकी फील्ड कितना रखना चाह रहे हो, यानी कि जो आपके पास इनपुट फॉस्फोर है उसकी कितनी फील्ड, तो यहाँ पर अगर इनपुट फॉस्फोर की 12 सेंटीमीटर, इसका मतलब है कि ये फॉर एग्जांपल इनपुट फॉस्फोर है, तो इनपुट फॉस्फोर का सिर्फ और सिर्फ 12 सेंटीमीटर से
आगे लाइट इमिट होगी, ठीक हो गया, और वो टारगेट एरिया तक जाएगी। सो 12 सेंटीमीटर का मतलब है 120 मिलीमीटर, ठीक है। तो साइज ऑफ ईच पिक्सल इज, साइज आपको दिया हुआ है, ठीक है, 12 सेंटीमीटर को आपने कन्वर्ट कर लिया 120 मिलीमीटर में, ठीक हो गया। हमारे पास क्या है 1000 लाइन सिस्टम, और 1000 लाइन सिस्टम में हमने कहा था कि कितने आपके पास रोज और कॉलम्स होती हैं। 1000 लाइन सिस्टम के अंदर हमारे पास 1024 रोज एंड 1024 कॉलम्स होते हैं, ठीक हो गया। सो इसको अगर आप लोग फॉर्मूला ऊपर क्या था, इमेज इंटेंसिफायर का साइज डिवाइडेड बाय मैट्रिक्स, ठीक है। तो इमेज का साइज 120 और मैट्रिक्स 1024, ठीक है। तो इसको डिवाइड करो तो आपके पास ये आ जाता है, या फिर आप कह सकते हो कि 117 माइक्रोमीटर पर पिक्सल आपको इतनी स्पेशल रेजोल्यूशन मिल रही है, ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है डिजिटल फ्लोरोस्कोपी इमेजिंग सिस्टम, ठीक है। तो डिजिटल फ्लोरोस्कोपी इमेजिंग सिस्टम भी बिल्कुल इसी तरह होती है जिस तरह आपके पास कन्वेंशनल फ्लोरोस्कोपी होती थी, ठीक है। अगर एक कैजुअल ऑब्जर्वर है, ठीक है, तो उसके लिए तो ये सारे के इक्विपमेंट सेम ही होंगे, ठीक है, बट सच इज नॉट द केस, ऐसा होता नहीं, ठीक है। अब डिजिटल फ्लोरोस्कोपी के अंदर क्या है, अ कंप्यूटर हैज बीन एडेड, ठीक है, और मल्टीपल मॉनिटर्स ऐड किए गए हैं एंड द एबिलिटी टू रिमोटली कंट्रोल द इमेजिंग सिस्टम। सो डिजिटल फ्लोरोस्कोपी के अंदर क्या है, एक तो मॉनिटर्स ऐड कर दिए गए हैं, दूसरा आप लोग इनको दूर बैठकर भी कंट्रोल कर सकते हो, फ्लोरोस्कोपिक रूम के अंदर आपको होने की जरूरत नहीं है, ठीक है, दूर बैठ के भी आप लोग कंट्रोल कर सकते हो। एज ए रिजल्ट आपके पास इतनी ज्यादा डोज भी रेडियोग्राफर को नहीं मिलेगा। इसको हम देखते हैं, इट कंटेन्स अल्फा न्यूमेरिक एंड स्पेशल फंक्शनल कीज इन द राइट मॉड्यूल। अच्छा, अब याद रखना है हमारे पास होते हैं दो तरह के कंप्यूटर्स, ठीक है। हमने बात की ना कि 2 मॉनिटर्स ऐड होते हैं, एक आपके पास होता है राइट साइड पे और एक आपके पास होता है लेफ्ट साइड पे। अब याद रखना है जो हमारे पास राइट मॉड्यूल होता है या फिर जो राइट साइड पे होता है, देखो आप राइट हैंड से ज्यादा डेटा एंटर कर सकते हो इजीली एज कम्पेयर टू लेफ्ट हैंड, ठीक है। तो राइट हैंड वाली साइड पर, राइट साइड पर आपके पास क्या होता है, आपके पास वो मॉड्यूल होता है जिसके थ्रू आप लोग पेशेंट का डेटा एंटर करोगे। यानी कि आप देखोगे पेशेंट की थिकनेस कम है तो आप केवीपी कम रखोगे, एमए कम रखोगे, अगर पेशेंट की थिकनेस ज्यादा है तो आप केवीपी ज्यादा रखोगे। सो इधर से आप लोग क्या कर सकोगे, आप क्या कर सकते हो, आप डोज मेंटेन रख सकते हो, केवीपी, एमए, यानी कि डेटा एंटर आप यहाँ से करोगे, ठीक हो गया। और लेफ्ट साइड पे आपके पास जो कंप्यूटर होता है वहां पे आपके पास इमेज डिस्प्ले होती है, ठीक हो गया। सो याद रखना है वी हैव 2 कंप्यूटर्स, राइट मॉड्यूल के अंदर क्या होता है, पेशेंट डेटा एंट्री, ठीक हो गया। और जो लेफ्ट पोर्शन होता है कंसोल का, वहां पर आपके पास एडिशनल फंक्शनल कीज होती हैं फॉर डेटा एक्विजिशन एंड इमेज डिस्प्ले, ठीक है। तो इसका इतना ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, बस राइट साइड पे जो होता है उसके अंदर आप लोग पेशेंट की डेटा एंट्री वगैरह करते हो, और जो लेफ्ट साइड पर होता है उसके ऊपर इमेज डिस्प्ले हो जाती है। The module on the right also contains computer interactive video controls and a pad for cursor and जाहिर सी बात है सारा डेटा आप एंटर कर रहे हो तो उसके लिए आपके पास कंट्रोल वीडियो कंट्रोल भी आपके हाथ में होगा, आप पैड यूज कर सकते हो फॉर कर्सर एंड रीजन ऑफ इंटरेस्ट मैनिपुलेशन, यानी कि किसी भी किस्म की चेंजेस वगैरह आप लोग कहाँ से कर सकते हो, राइट साइड से कर सकते हो। कुछ सिस्टम ऐसे हैं जहाँ पर ट्रैक बॉल यूज होता है, जॉयस्टिक यूज होता है, आजकल तो माउस यूज हो रहे हैं, ठीक है। At least 2 monitors are used. The right monitors are used to edit patient and examination data. Again आप लोग पेशेंट का डेटा वगैरह पुट करते हो, ठीक हो गया। The left monitors display subtracted images. Now this is important. कन्वेंशनल फ्लोरोस्कोपी के अंदर जो इमेज डिस्प्ले हो रही थी वो सब्ट्रैक्टेड इमेज नहीं थी, यहाँ पर आपके पास जो इमेज डिस्प्ले होगी दिस इज सब्ट्रैक्टेड इमेज। क्या है, एक साइड पे आप लोग क्या कर रहे हो कि एक इमेज ले रहे हो, जब आपने कंट्रास्ट दिया उसके फौरन बाद आप लोगों ने इमेज ले ली। सब्ट्रैक्टेड इमेजेस हमारे पास कौन सी होती है कि एक तरफ आपने कंट्रास्ट देने के फौरन बाद से इमेज ले ली, ठीक हो गया, और फिर आप थोड़ी देर बाद लोगे जब कंट्रास्ट वेसल्स के अंदर चला जाएगा, तो आपने वो इमेज जिसके अंदर कंट्रास्ट वेसल्स के अंदर चला गया था उस इमेज से पहले वाली इमेज को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो उसमें आपके पास पहले वाली इमेज में आपके पास बोन्स भी आएंगी, वेसल्स भी आएंगी, मसल्स भी आएंगी, लेकिन जो सब्ट्रैक्टेड इमेज होगी उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ डिजायर्ड पोर्शन आएगा, जो आपने चीज देखनी है वो वाली चीज आएगी, ठीक होगी, यानी कि वेसल्स आएंगी। During digital fluoroscopy, the undercouch X-ray tube actually operates in a radiographic mode. अब ये भी important है, याद रखना है कन्वेंशनल फ्लोरोस्कोपी के अंदर जो मोड यूज होता है दैट इज फ्लोरोस्कोपिक मोड। अब फ्लोरोस्कोपिक मोड के अंदर आपके पास क्या होता है, यू आर व्यूइंग इमेजेस इन रियल टाइम, डायनेमिक इमेजेस, ऑलराइट। जबकि जो हमारे पास डिजिटल फ्लोरोस्कोपी होती है इसके अंदर आपके पास फ्लोरोस्कोपिक मोड तो चल ही रहा है, यानी कि आपको वीडियो तो नजर आ रही है, लेकिन आपके पास जो मोड यूज होता है यहाँ पर दैट इज रेडियोग्राफिक मोड,
ये बात याद रखनी है, ठीक है। अब रेडियोग्राफिक मोड के अंदर बेसिकली क्या होता है कि आप यहाँ पर स्पॉट इमेज ले सकते हो। स्पॉट इमेज का से मुराद क्या है? स्क्रीनशॉट। मैंने आपको कन्वेंशनल फ्लोरोस्कोपी बारे में बताया था कि वहां पर आप लोग क्या करते थे स्पॉट इमेज लेने के लिए? वहां पर हम लोग स्पॉट इमेज लेने के लिए वहां पर हम लोग स्पॉट फिल्म कैमरा यूज करते थे, ठीक है। हमने देखा था ना कि एक साइड पे आप लोग जो है वो स्पॉट फिल्म कैमरा यूज कर रहे थे, दूसरी साइड पे हम लोग साइन कैमरा यूज कर रहे थे। साइन कैमरा वीडियो बनाने के लिए यूज कर रहे थे और स्पॉट फिल्म कैमरा हम लोग स्क्रीनशॉट यानी कि एक परमानेंट स्पॉट इमेज लेने के लिए कर रहे थे। अब यहाँ पे आपके पास बेसिकली क्या हो रहा है? यू आर यूजिंग रेडियोग्राफिक मोड, ठीक है। यहाँ पर आपको डायनामिक इमेजेस तो मिल रही हैं, लेकिन यहाँ पर आपको कोई चीज कनेक्ट नहीं करनी पड़ी फालतू, ठीक है, जिसकी वजह से आपके पास स्पॉट फिल्म के लिए अलग चीज आपको कनेक्ट करनी पड़े, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है। यहाँ पर आप लोगों के पास क्या होता है? रेडियोग्राफिक मोड होता है, आप स्पॉट इमेज इजीली ले सकते हो, ठीक हो गया। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। कन्वेंशनल फ्लोरोस्कोपी के अंदर फ्लोरोस्कोपिक मोड, जबकि डिजिटल फ्लोरोस्कोपी के अंदर रेडियोग्राफिक मोड होता है। रेडियोग्राफिक मोड से क्या मतलब है? आप लोग यहाँ से स्पॉट इमेज ले सकते हो, ठीक हो गया, यानी कि स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ट्यूब करंट इज मेजर्ड इन हंड्रेड्स ऑफ मिलीएम्पेयर इंस्टेड ऑफ लेस देन 5 मिलीएम्पेयर। अब हमने कन्वेंशनल फ्लोरोस्कोपी में बात की थी कि हम 5 मिलीएम्पेयर करंट यूज करते हैं, ठीक है, एमए यूज करते हैं, और इसके बावजूद फ्लोरोस्कोपी जो थी उसके अंदर रेडिएशन डोज ज्यादा मिलता था एज कम्पेयर टू नॉर्मल रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन। क्यों? क्योंकि फ्लोरोस्कोपी के अंदर आपके पास ज्यादा टाइम के लिए आप पेशेंट को एक्सपोज कर रहे होते हो, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास क्या होता है? यहाँ पर आपके पास हंड्रेड्स ऑफ मिली एम्पेयर यूज होता है डिजिटल फ्लोरोस्कोपी के अंदर, ठीक हो गया। जबकि जो इमेज इंटेंसिफाइड फ्लोरोस्कोपी थी यानी कि जो कन्वेंशनल फ्लोरोस्कोपी थी उसके अंदर लेस देन 5 मिली एम्पेयर हम लोग करंट यूज करते थे, लेकिन डिजिटल फ्लोरोस्कोपी के अंदर करंट यहाँ पर ज्यादा यूज हो रहा है, यानी कि डोज ज्यादा मिल रहा है पेशेंट को, हंड्रेड्स ऑफ मिली एम्पेयर, ठीक हो गया। दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम हाउएवर इफ द ट्यूब वर एनर्जाइज्ड कंटिन्यूसली, यानी कि अगर आप कंटिन्यूसली ट्यूब से एक्सरेस बीम को निकालते जा रहे हो तो क्या होगा? ट्यूब हीट अप हो जाएगी। जब ट्यूब हीट अप हो जाएगी सो इट वुड फेल, क्योंकि उसके अंदर थर्मल ओवरलोडिंग हो जाएगी एंड द पेशेंट रेडिएशन डोज वुड बी एक्सीडिंगली हाई। तो जाहिर सी बात है पेशेंट रेडिएशन डोज भी ज्यादा हो जाएगा, फेल हो जाएगी। डिजिटल फ्लोरोस्कोपी के अंदर जो इमेजेस मिलती हैं आपको, वो आपको कैसे मिलती हैं? They are pulsing the X-ray beam in a manner called pulse progressive fluoroscopy. Now ये important है। जो आपके पास कन्वेंशनल फ्लोरोस्कोपी होती है उसके अंदर आप लोग कंटिन्यूसली क्या कर रहे हो? एक्सरे बीम से पेशेंट को एक्सपोज करते जा रहे हो। इसकी वजह से एक तो ये होता है कि एक्सरे ट्यूब भी खराब हो सकती है, जाहिर सी बात है उसके अंदर हीट प्रोड्यूस होगी, फिलामेंट है ना, हीट प्रोड्यूस होगी और हीट की प्रोड्यूस होने से वो फेल हो सकती है। लेकिन यहाँ और कंटिन्यूसली हो रही है तो कंटिन्यूसली पेशेंट को डोज भी मिलता जा रहा है, ठीक है, फॉर लॉन्गर टाइम्स। अब जो डिजिटल फ्लोरोस्कोपी है इसके अंदर आपके पास क्या होता है? पल्स प्रोग्रेसिव फ्लोरोस्कोपी। पल्स प्रोग्रेसिव फ्लोरोस्कोपी से क्या मतलब है कि एक्सरे ट्यूब कुछ टाइम के लिए ऑन होगी, फिर वो ऑफ हो जाएगी, और जब वो ऑन होगी पेशेंट को डोज मिलेगा, जब वो ऑफ हो जाएगी पेशेंट को डोज नहीं मिलेगा, ठीक हो गया। During digital fluoroscopy, the X-ray tube operates in the radiographic mode. This is important for MCQs, ठीक है। तो डिजिटल फ्लोरोस्कोपी के अंदर रेडियोग्राफिक मोड, जबकि कन्वेंशनल फ्लोरोस्कोपी के अंदर फ्लोरोस्कोपिक मोड होता है। Image acquisition rates of 1 per second to 10 per second are common in many examinations. यानी कि बहुत से एग्जामिनेशन में ऐसा होता है कि बाज़ औक़ात आपको इमेज एक सेकंड में एक इमेज मिल रही होती है, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक सेकंड के अंदर आपको 10 इमेजेस मिल रही होती हैं। जो आपके पास क्या है? बिकॉज 33 मिली सेकेंड इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ सिंगल वीडियो फ्रेम। एक सिंगल वीडियो फ्रेम बनाने के लिए हमें कितना टाइम चाहिए? ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के लिए आ सकता है। सो वी नीड 33 मिली सेकेंड। अब वीडियो फ्रेम क्या है? हमने पहले भी बात की थी, ये आपके पास एक टेलीविजन मॉनिटर है, ठीक है। अब इसके अंदर हमने देखा था यहाँ पर हमारे पास क्या होते हैं? वी हैव नंबर ऑफ पिक्सेल्स, ठीक है। हमारे पास क्या होती हैं? वी हैव स्कैन लाइंस, ठीक है, और इन स्कैन लाइंस के ऊपर हमारे पास क्या होते हैं? इन स्कैन लाइंस के ऊपर हमारे पास पिक्सेल्स होते हैं, ठीक हो गया। हमने बात की थी ना जब आपके पास एक्सरे बीम आता है, ठीक है, तो वो एक्सरे बीम क्या करता है? यहाँ से इसको हम दूसरे पेन से ड्रॉ करते हैं ताकि आपको नजर आए, इससे कर लेते हैं, ओके। अब यहाँ से ये स्कैन करना शुरू करेगा, पहले ये इसको स्कैन करेगा, फिर ऑफ हो जाएगा, फिर इसको स्कैन करेगा, देन ऑफ, ठीक है। यहाँ पर आता जा रहा है एक, ये हमने क्या था, जब यहाँ से स्कैन करता हुआ यहाँ पे आ रहा है, दिस इज एक्टिव ट्रेस, यहाँ पे आके ऑफ हो गया, फिर वापस जाएगा,
फिर यहाँ से स्कैन करता आएगा, दिस इज एक्टिव ट्रेस, और जब दोबारा ऑफ होके पीछे जा रहा है, दिस इज हॉरिजॉन्टल रीट्रेस। ठीक हो गया। और फिर ये एक्टिव ट्रेस, फिर हॉरिजॉन्टल रीट्रेस, देन एक्टिव ट्रेस, फिर हॉरिजॉन्टल रीट्रेस। ऐसे करते करते जब ये यहाँ तक पहुंच जाएगा, अब यहाँ से ये दोबारा ऑफ होगा, दोबारा शुरू में जाएगा। ठीक है, जब शुरू में जाएगा तो दोबारा ये क्या करेगा, स्कैन करना शुरू करेगा और दोबारा यहाँ तक पहुंच जाएगा। अब इसको हम क्या कह रहे थे, जब देखो पहले यहाँ से ना, जब यहाँ से इस तरह आया, ठीक है, करते करते जब ये यहाँ तक पहुंच गया, ये एक फील्ड बनी। अब ये दोबारा ऊपर जाएगा लेकिन ऑफ होके जाएगा। कौन? एक्सरे बीम। ठीक हो गया। जब ऑफ होके जाएगा इसको हम कहते हैं वर्टिकल रीट्रेस। ठीक है, और फिर दोबारा यहाँ से ये जो है वो इसको स्कैन करता हुआ दोबारा आएगा यहाँ पर। तो जब दो फील्ड्स बनेगी, सो टू फील्ड्स आर इक्वल टू वन फ्रेम। ठीक हो गया। सो एक सिंगल फ्रेम बनाने के लिए हमें कितना टाइम चाहिए होता है? वी नीड 33 मिली सेकेंड्स। ठीक हो गया। सो एक्सरे एक्सपोजर लॉन्गर देन दिस कैन रिजल्ट इन अननेसेसरी पेशेंट रेडिएशन डोज। तो जाहिर सी बात है 33 मिली सेकेंड के लिए हमें, एक फ्रेम के लिए 33 मिली सेकेंड चाहिए। तो अगर इससे ज्यादा वो लगा रहा है तो इसका मतलब है कि पेशेंट को रेडिएशन डोज ज्यादा मिल रहा है। ये एक थियोरेटिकल लिमिट है एंड लॉन्गर एक्सपोजर्स में बी नेसेसरी टू इंश्योर लो नॉइस एंड गुड इमेज क्वालिटी। बाजू का ऐसा होता है कि अगर आपको इमेज क्वालिटी अच्छी चाहिए और नॉइस कम चाहिए तो उसके लिए आपके पास लॉन्गर एक्सपोजर्स भी दिए जाते हैं। ठीक हो गए, जरूरी होते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज इमेजेस। में आपको एक दफा ही बताती हूँ सारी। ठीक है, अब क्या कहता है, इफ अ फ्लैट पैनल इज द फ्लोरोस्कोपिक इमेज रिसेप्टर। अगर फ्लोरोस्कोपिक इमेज रिसेप्टर फ्लैट पैनल हो इंस्टेड ऑफ इमेज इंटेंसिफायर ट्यूब, जो कि कन्वेंशनल फ्लोरोस्कोपी के अंदर थी। ठीक है, तो कन्वेंशनल फ्लोरोस्कोपी के अंदर इमेज इंटेंसिफायर ट्यूब थी, डिजिटल फ्लोरोस्कोपी के अंदर फ्लैट पैनल मॉनिटर्स होते हैं। ठीक है, तो अगर फ्लैट पैनल यूज हो रहा है तो आपके पास क्या होगा, एक्सरे एक्सपोजर टाइम कैन बी कंटिन्यूसली वेरिड फॉर इवन ग्रेटर पेशेंट रेडिएशन डोज रिडक्शन। तो जो आपके पास फ्लैट पैनल है इसके अंदर पेशेंट को रेडिएशन डोज कम मिलता है। देखो जैसे जैसे आपके पास एडवांसमेंट आ रही है तो मकसद ये है कि हमने कम से कम डोज रखना है और ज्यादा अच्छी क्वालिटी की इमेज लेनी है। ठीक हो गया। सो पहले इमेज इंटेंसिफायर ट्यूब यूज होती थी, अब जो है वो हमारे पास फ्लैट पैनल मॉनिटर्स यूज हो रहे हैं। ठीक हो गया। ईच टाइम द फ्लैट पैनल इज एक्सपोज्ड, हर दफा जैसे ही फ्लैट पैनल एक्सपोज होता है, इट इज रेड इमीडिएटली, ये बहुत जल्दी से उसको रीड कर लेता है। एंड द इमेज प्रोजेक्टेड अंटिल द नेक्स्ट इमेज इज एक्वायर्ड, और एकदम से इमेज जो है वो मॉनिटर पर प्रोजेक्ट हो जाती है और फिर दूसरी इमेज बनती है। यानी कि ये विद इन सेकेंड्स बल्कि मिली सेकेंड जो है वो इमेज बना रहा होता है और वो इमेज साथ साथ आपको कंप्यूटर पर दिख रही होती है। Consequently, the X-ray generator must be capable of switching on and off very rapidly. ठीक है, जाहिर सी बात है ये आपके पास इलेक्ट्रिसिटी पे चल रही है, आपको जनरेटर चाहिए होता है। सो याद रखना है जो आपके पास जनरेटर है, इट मस्ट बी एबल टू स्विच ऑन एंड ऑफ वेरी रैपिडली, क्योंकि हमने कंटिन्यूसली एक्सरे को एक्सपोज नहीं करना है। ठीक है, हमने बात की थी ना पल्स प्रोग्रेसिव फ्लोरोस्कोपी की, जिसमें हमारे पास क्या था, एक्सरे बीम खुद ब खुद ऑफ हो जाए, देन फिर वो ऑन हो, फिर ऑफ हो, तो इस तरह से आपके पास पेशेंट को कंटिन्यूसली डोज नहीं मिलेगा। ठीक हो गया। तो जनरेटर को इस काबिल होना चाहिए कि वो खुद ब खुद ही ऑन और ऑफ हो सके। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर एक्सरे ट्यूब टू बी स्विच्ड ऑन, अब वो टाइम जिसके अंदर एक्सरे ट्यूब ऑन होती है और आप लोगों ने जितना भी मॉनिटर पे केवीपी और एमए सेलेक्ट किया हुआ था उस लेवल तक पहुंचती है, उसको हम कहते हैं इंटेरोगेशन टाइम। रिमेंबर दिस पॉइंट। वो टाइम जिसके अंदर एक्सरे ट्यूब स्विच ऑफ हो जाती है उसको हम कहते हैं एक्सटिंक्शन टाइम। ठीक है, एक्सटिंक्शन टाइम, एक्सटिंक्ट किसे कहते हैं, खत्म हो जाना, बंद हो जाना। ठीक हो गया। तो जिसमें ऑफ होती है एक्सटिंक्शन टाइम, जिसमें ऑन होती है इंटेरोगेशन टाइम। अब ऑन और ऑफ के दरमियान उसने अपना काम भी तो करना है ना, जब ऑन थी तो फिर उसने अपना काम भी तो करना है। अब वो जो काम करेगी उसे हम क्या कहते हैं, ड्यूटी। दिस इज ड्यूटी साइकिल। ठीक है, तो डिजिटल फ्लोरोस्कोपी सिस्टम्स मस्ट इनकॉर्पोरेट हाई फ्रीक्वेंसी जनरेटर्स, आप लोगों ने हाई फ्रीक्वेंसी जनरेटर्स यूज करने हैं विद इंटेरोगेशन एंड एक्सटेंशन टाइम लेस देन 1 मिली सेकेंड, यानी कि 1 मिली सेकेंड से भी कम टाइम लेकर वो ऑन हो जाए और फिर वो 1 मिली सेकेंड से भी कम टाइम लेकर ऑफ हो जाए। तो हमने हाई फ्रीक्वेंसी जनरेटर्स यूज करने हैं। यहाँ पर एमसीक्यू जा सकता है कि आप लो फ्रीक्वेंसी जनरेटर्स यूज करोगे या हाई फ्रीक्वेंसी जनरेटर्स यूज करोगे। सो वी हैव टू यूज हाई फ्रीक्वेंसी जनरेटर्स जो कि लेस देन 1 मिली सेकेंड लगाएं ऑन और ऑफ होने में। ठीक हो गया।
अ फ्रैक्शन ऑफ टाइम दैट द एक्सरे ट्यूब इज एनर्जाइज्ड इज कॉल्ड ड्यूटी साइकिल, यानी कि वो टाइम पीरियड जिसमें वो अपना काम कर रही थी, वो ऑन रही है, जब वो एनर्जाइज थी तो उस दौरान वो अपनी क्या करेगी, ड्यूटी करेगी, दैट इज ड्यूटी साइकिल। ठीक हो गया। एक्सरे ट्यूब इज एनर्जाइज्ड फॉर 100 मिली सेकेंड एवरी सेकेंड, यानी कि 100 मिली सेकेंड के लिए वो ऑन होगी हर सेकेंड। तो आप देख लो कि इतनी जो है वो आपके पास MAS पे ये ऑन हो रही है। दिस रिप्रेजेंट्स अ 10% ड्यूटी साइकिल, तो अपना ड्यूटी कितनी परसेंट करेगी, 10%। दिस फीचर ऑफ पल्स प्रोग्रेसिव डिजिटल फ्लोरोस्कोपी कैन रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट पेशेंट रेडिएशन डोज रिडक्शन। तो पेशेंट रेडिएशन डोज में क्या होगा, कमी होगी। इसको मैं आपको इमेज से समझाती हूँ, ठीक है। जस्ट लुक एट दिस इमेज। यहाँ पे आप देखो, अगर आप लोग कंटिन्यूसली एक्सरेज देते रहते, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कंटिन्यूसली अगर आप लोग एक्सरे देते रहते तो आपको कितना लगता है, कितनी एक्सरेज लगनी थी, 1000 मिली सेकेंड। ऐसा ही है, जबकि हम क्या कर रहे हैं, हम ये टाइम है जिसमें एनर्जाइज्ड हुई, ठीक है, फिर ये वाला टाइम सारा ऑफ, देन आपने इसको एनर्जाइज किया, ऑन है, फिर ये ऑफ हो गई, फिर ऑन है, फिर ऑफ हो गई, देन ऑन, फिर ऑफ। अब आप देखो कि कंटिन्यूसली जब आप लोग कर रहे थे तो सिर्फ यहां से लेके यहां तक 1000 मिली सेकेंड लग रहे थे, ठीक है। अब जब आप लोग पल्स की फॉर्म में कर रहे हो तो आप लोग देखो 100, 200, 3, 4, 5, 6, 7, तो आप लोग यहां से देखो ये कितना आगे तक जाकर आपको 100 मिली एम्पेयर सेकेंड, सॉरी 1000 मिली एम्पेयर सेकेंड देगी, ठीक है। तो जब आप लोग पल्स प्रोग्रेसिव फ्लोरोस्कोपी करो तो खुद देखो कि कितना कम रेडिएशन डोज यूज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो, दिस इज द ऑन टाइम एंड दिस इज द ऑफ टाइम, इतना यानी कि लेस देन 1 मिली सेकेंड लगाया ऑन होने में और फिर ये एनर्जाइज्ड होती गई, ठीक हो गया। तो ये 100 मिली सेकेंड के लिए एनर्जाइज रही, चलो 100 मिली सेकेंड इसका डोज था, ठीक हो गया, एंड देन ये फिर ऑफ हो गई, ठीक हो गया। सो पेशेंट रेडिएशन डोज कितना, किस हद तक कम हो। Pulse progressive fluoroscopy is essential for reducing patient radiation dose and should be routinely used. The Alliance of Radiation Safety in Adult, अच्छा इसमें आपके पास दो टर्म्स यूज की गई हैं, एक आपके पास है इमेज वाइसली एंड एक आपके पास है इमेज जेंटली। अब इमेज वाइसली का क्या मतलब है कि आपने पॉज करना है, यानी कि उसको रोकना है, एंड पल्स और दोबारा ऑन करना है, ठीक हो गया, ड्यूरिंग फ्लोरोस्कोपी। सो डिजिटल फ्लोरोस्कोपी के अंदर क्या है, पॉज एंड पल्स, ठीक हो गया। दिस मीन्स केयरफुल प्लानिंग एंड प्रिपरेशन बिफोर स्टार्टिंग फ्लोरोस्कोपी एंड पल्सिंग द फ्लोरोस्कोपिक एक्सरे बीम एट द लोएस्ट फ्रेम रेट, ठीक है। सो हमने क्या करना है, प्रॉपर उसको एग्जामिन करना है, एग्जामिन करने के लिए हमने क्या करना है कि उसको ऑन करके दोबारा ऑफ करना है, ऑन ऑफ होता रहे, यानी कि कंटिन्यूस पेशेंट को डोज ना मिलता रहे, ठीक है। लोएस्ट फ्रेम रेट हमने रखना है। लोएस्ट फ्रेम रेट का क्या मतलब है कि एक फ्रेम हमें कम से कम टाइम में मिले, और फ्रेम क्या है, दो fields is equal to one frame. This approach has also been adopted by the image gently. Image gently कैसे कहते हैं, नरमी से, प्यार से, ठीक है। सो इमेज जेंटली का क्या मतलब है कि जब आप लोग पीडियाट्रिक इमेजिंग कर रहे हो, जो बच्चों की इमेजिंग आप लोग कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है वो बच्चे होते हैं, दे आर वेरी सेंसिटिव टू रेडिएशन। तो आपने क्या करना है कि जेंटली यानी कि कम से कम डोज रखना है और बहुत जेंटल तरीके से आपने उसका एग्जामिन करना है, ठीक हो गया।